हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच अमन बातचीत के बारे में दो अलग अलग सोर्सेज से खबर है कि जंग बंदी की उम्मीद किसी हद तक बढ़ रही है। इस सिलसिले में तुर्की और इजराइल से कुछ ऐसे इशारे मिले हैं, लेकिन साथ ही यूक्रेन ने मारियोपोल में रूस के सामने हथियार डालने से साफ इनकार किया है। कुछ शहरों में स्कूलों पर भी रूसी बमबारी की खबरें मीडिया के जरिए सामने आई हैं। इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन यूक्रेन के पड़ोस के मुल्क पोलैंड आने वाले हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इजराइल की पार्लियामेंट को खिताब करके इजराइल से मदद न मिलने पर काफ़ी संजीदा शिकायत की है। यूक्रेन दुनिया में इजराइल के बाद अकेला मुल्क है जहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों यहूदी हैं। जंग की वजह से यूक्रेन में बच्चों के बारे में सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जंग की वजह से लाखों यूक्रेनी बच्चे संजीदा खतरे में हैं और जो अब भी जंग के इलाके में फंसे हुए हैं उन्हें फ़ौरन बचाया जाना चाहिए। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रूस और यूक्रेन के बीच अमन बातचीत के बारे में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत कावसोगलू ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों ने बातचीत के जंगबंदी समझौते की अहम शर्तों के बारे में पेशरफ्त की है, लेकिन उनके मुताबिक दूसरे मामले अब भी दोनों मुल्कों के लीडर्स के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तुर्की के बड़े अखबार डेली हुर्रियत के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर दोनों अपने मौजूदा रुख में तब्दीली नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम देखते हैं कि दोनों फरीक बुनियादी मामलात पर समझौते के करीब हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर केवसोगलू ने हुक्मरां पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की एक मीटिंग में हिस्सा लेते हुए ये बातें कहीं। केवसोगलू ने पिछले हफ्ते के दौरान मॉस्को और लवीव में रूसी और यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें की थी। इसके अलावा तुर्की के प्रेसिडेंट के ऑफिस के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम कालीन ने सैटरडे को हुर्रियत अखबार को बताया था कि मॉस्को और कीव 6 मामलात पर बातचीत कर रहे हैं, जिनमें यूक्रेन का न्यूट्रल होना, निरस्त्रीकरण यानी डीमिलिटराइजेशन और सिक्योरिटी गारंटी, डीनाज़िफिकेशन, यूक्रेन में रूसी ज़बान के इस्तेमाल में रुकावटों को हटाया जाना, डोनबास इलाके और क्रीमिया की हालत जैसे अहम मामलात शामिल हैं। तुर्की ने क्राइसिस शुरू होने के बाद पहली ऊंची सतह की बैठकों के लिए रूसी और यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर्स की अंकारा में मेज़बानी की थी। हालांकि इस मुलाकात के नतीजे में जंगबंदी की सिमत में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट दी है कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंगबंदी के सिलसिले में जारी बातचीत में पेशरफ्त के बावजूद दोनों फरीकों के बीच बड़ा फासला अब भी बरकरार है। नफ्ताली बेनेट ने यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ही मंडे को कहा कि इजराइल दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ रूस और यूक्रेन के बीच दूरियां कम करने और जंग खत्म करने की कोशिश करता रहेगा। नफ्ताली बेनेट जंग में शामिल दोनों मुल्कों के बीच बिचौलिए के तौर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के यूक्रेन और रूस दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हाल के हफ्तों में दोनों लीडर्स से टेलीफोन पर कई बार बात की है। इस महीने की शुरुआत में बेनेट ने मॉस्को का दौरा करके रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे लंबी बात की थी। बेनेट ने यरूशलेम में दोनों मुल्कों के लीडर्स की मीटिंग की मेज़बानी करने की तजवीज़ भी रखी थी। यदियोत अखरोनोट अखबार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने कहा कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ कई इख्तलाफी मामलात हैं जिनमें से कुछ बहुत ही बुनियादी हैं। इसी बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल संडे को इजराइल से रूस के हमले के बाद न्यूट्रल रहने की कोशिश छोड़ने की अपील की है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यहूदी मुल्क के लिए उनके मुल्क को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। ज़ेलेंस्की यहूदी हैं और उन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट के मेंबर्स को वीडियो लिंक के जरिए संडे को खिताब करते हुए ये अपील की है। अब से पहले ज़ेलेंस्की अमेरिका की कांग्रेस और ब्रिटेन की पार्लियामेंट को भी खिताब कर चुके हैं। इन तकरीरों में उन्होंने अमेरिका और नेटो मुल्कों की उन्हें अकेला छोड़ने की शिकायत भी की है। ज़ेलेंस्की ने संडे को इजरायली पार्लियामेंट को अपनी तकरीर के दौरान कई बार रूस के हमले का मुकाबला यानी कंपैरिजन
उनके मुताबिक हिटलर के जरिए यहूदियों के कत्लेआम यानी हॉलोकॉस्ट से किया। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन ने 80 साल पहले यहूदियों को बचाने का ऑप्शन चुना था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इजराइल के लिए अपनी पसंद तय करने का वक्त आ चुका है। रूस की तरफ से 24 फरवरी को शुरू किए गए हमलों के बाद से ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट बहुत ही होशियारी से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अमेरिका, नेटो के यूरोपीय मुल्कों और इजराइल सभी से यह शिकायत की है कि उन्होंने जंग शुरू होने के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया है। बेनेट ने जेलेंस्की और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ कई बार फोन पर बात की है। उन्होंने 5 मार्च को क्रेमलिन में पुतिन के साथ 3 घंटे तक मुलाकात भी की थी। यूक्रेन के जिम्मेदारों ने बेनेट के बिचौलिएपन की तारीफ की है, लेकिन संडे को इजरायली पार्लियामेंट को खिताब करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उनकी कोशिश बेकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हम मुल्कों के बीच मीडिएशन कर सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे के बीच नहीं कर सकते। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जेलेंस्की के कुनबे ने हॉलोकॉस्ट के दौरान अपने कई रिश्तेदारों को खोया था। उन्होंने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में अपने मकसद को जताने के लिए नाज़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। जेलेंस्की ने कहा कि नाज़ियों ने यहूदियों के सवाल पर आखिरी हल की बात की थी। अब मॉस्को यूक्रेन के लिए आखिरी हल की बात कर रहा है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के पार्लियामेंट को किए गए खिताब का जायजा लिया है। अखबार का कहना है कि अपने वजूद के लिए लड़ रहे मुल्क के यहूदी प्रेसिडेंट ने संडे की शाम को यहूदी मुल्क के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खिताब किया है। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि ये तकरीर हलचल पैदा कर देगी। इसके बजाय यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की की तकरीर गुस्से में, इल्ज़ाम लगाने वाली, नाउम्मीदी भरी और मुख्तसर थी। ये तकरीर सिर्फ 10 मिनट से भी कम वक्त की थी। उन्होंने इस तकरीर का इस्तेमाल अपने इस यकीन को साफ करने के लिए किया कि इजरायली सरकार के जरिए हथियार देने से इनकार करना और यूक्रेनी रेफ्यूजीज के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से नहीं खोलना गैर असूली और चौंकाने वाला है। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट डेविड होलोविट्स ने इस तकरीर का जायजा लेते हुए लिखा है कि जैसा कि जेलेंस्की ने जिक्र किया है कि इजराइल ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हवाला दिया, लेकिन उनके एम्बेसडर ने बताया है कि इजराइल ने यूक्रेन को फ्लैक जैकेट और हेलमेट देने के रिक्वेस्ट को भी ठुकरा दिया है। जेलेंस्की ने बताया है कि इजराइल ने यूक्रेन के रेफ्यूजीज के दाखिले की हद भी तय कर दी है और रूस पर सीरियस पाबंदियां नहीं लगाने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जेलेंस्की की तकरीर से इजराइल में हमदर्दी बढ़ने के बजाय कई मेंबर्स ने उनके जरिए यहूदियों के कत्लेआम, हॉलोकॉस्ट को और रूस के यूक्रेन पर हमले से मुकाबला करने पर एतराज़ किया है। जेलेंस्की ने रूस के जरिए यूक्रेन के शहरों पर बमबारी और हज़ारों लोगों के मारे जाने और लाखों के बेघर होने का हॉलोकॉस्ट से मुकाबला किया है। उन्होंने दावा किया है कि क्रेमलिन इस जंग को यूक्रेन मामले के आखिरी हल के तौर पर देख रहा है। लिकुड पार्टी के मेंबर और साबिक मिनिस्टर युवल स्टीनिट्ज ने जेलेंस्की की तकरीर पर एतराज़ करते हुए कहा है कि इस तरह का कंपैरिजन उनके ज़रिए हॉलोकॉस्ट के इनकार की हद तक है। आपको बता दूं कि हॉलोकॉस्ट के इनकार करने वाले को इजराइल नफ़रत की नज़र से देखता है। एक बार जब ईरान के प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने हॉलोकॉस्ट पर सवाल उठाया था कि अगर अल्लाह के वजूद पर भी रिसर्च हो सकती है तो हॉलोकॉस्ट पर रिसर्च क्यों नहीं हो सकती, उनके इस बयान को इजराइल में बहुत ज़्यादा नफरत की नज़र से देखा गया था। इसी बीच इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों के लिए काम करने वाली सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि यूक्रेन के अस्पतालों और स्कूलों पर बढ़ते हमलों की वजह से अब 60 लाख से ज़्यादा बच्चे संजीदा खतरे में हैं, जिन्हें फॉरेन सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इस ऑर्गेनाइजेशन के यूक्रेन के डायरेक्टर पीट वॉल्श ने कहा है कि रूसी गोलाबारी की वजह से 464 स्कूल और 42 अस्पतालों को नुकसान हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक 24 फरवरी को रूसी हमला शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 59 बच्चे मारे गए हैं। यूक्रेन में लगातार हो रहे मिसाइल हमलों और गोलाबारी की वजह से अब तक 15 लाख से ज़्यादा बच्चे मुल्क से भागने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि सेव द चिल्ड्रन का अंदाज़ा है कि मुल्क में अब भी तकरीबन 60 लाख बच्चे फंसे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर के ऑफिस ने यूक्रेन जंग की वजह से शहरियों के मारे जाने के बारे में अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि
24 फरवरी से 19 मार्च के बीच कुल 2361 शहरी अफेक्टेड हुए, जिनमें 902 लोग मारे गए और 1459 जख्मी हुए हैं। वहीं यूक्रेन के अफसरों का कहना है कि रूसी हमले के शुरू होने के बाद से मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के आसपास लड़ाई में कम से कम 260 शहरी मारे गए हैं। UNHCR का कहना है कि जंग से बचने के लिए अब तक 34 लाख लोग पड़ोसी मुल्कों में भाग गए हैं। 1 करोड़ लोग मुल्क के अंदर बेघर हुए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार यूक्रेन जंग की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।